दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, मेरी भारतीय अर्थशास्त्र की सीरीज़ चल रही है और अभी तक हमने 3 चैप्टर देखे हैं। अब हम थोड़ा पीटी ओरिएंटेड, थोड़ा मेंस ओरिएंटेड को डिफाइन कर रहे हैं। अब थोड़ा आज हम एमसीक्यू देखेंगे। ये बड़ी क्यूट सी फोटो आप देख रहे होंगे। इस क्यूट सी फोटो में अगर आप चीज़ों को एनालाइज करें, अगर आप इनके क्यूट से बेबी फेस को एनालाइज करें तो आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, आप समझ गए होंगे। तीनों की तीनों क्यूट है पहली बात, और तीनों की तीनों एक जैसी हैं। तो एमसीक्यू भी कुछ ऐसे ही होते हैं कि समझ नहीं आता कि हम ए मारे या बी मारे या सी मारे या डी मारे। तो मतलब मोह माया यही है एमसीक्यू का, कि जब इसकी शुरुआत करी गई थी ना एमसीक्यू की, तो लोग हंसते थे, अरे क्या आंसर तो पता ही है, इसमें 4 में से एक देखना है। तो किसी को क्या पता था कि सिलेक्शन के लिए ये एमसीक्यू इतने बड़े हो जाएंगे। जब इसकी शुरुआत करी गई थी स्टार्टिंग में, तो कुछ लोग इसके अगेंस्ट खड़े थे। पता है आपको कि जब एमसीक्यू मतलब एमसीक्यू टर्म को ही जब लॉन्च किया गया था किसी पेपर में, तो लोगों लगा यार ये तो कोई भी कर देगा, लेकिन इसका रिजल्ट हुआ उल्टा कि लोग यहाँ फंसने लग गए। देखो, एमसीक्यू सॉल्व यस हम करेंगे। हम अभी तक जो भारतीय अर्थशास्त्र की जो सीरीज चैप्टर नंबर 3 आर्थिक विकास जो देख रहे हैं, उसी को लेकर हम थोड़ा यहाँ डिस्कस करेंगे और यहाँ पे थोड़े से एमसीक्यू समझने की जो कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो कहाँ गया, हाँ पहला क्वेश्चन ये रहा, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर सही पर विचार कीजिए। पहला है नीति आयोग का गठन। देखो, नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2014 को किया गया। पहला पॉइंट, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी जिसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा संकल्प पारित कर किया गया था, जबकि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है किंतु गैर सांविधिक संस्था नहीं है। ठीक है। तीसरा है, नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, और डी है सभी सही हैं। सोचो, करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर सही पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा सही आपको जो दिख रहा है, आपने उस पर टिक करना है। गलत थोड़ा पूछूंगा, सही पूछूंगा ना। सोचिए एलिमिनेशन कैसे होगा, एनालाइज करो अच्छे से। मिल गया, मिला नहीं मिला, सोचो क्या सभी सही हैं? ये समझ आ रहा है क्यों सही नहीं है? किंतु यह गैर सांविधिक संस्था नहीं है। अगर आप इस वर्ड को पकड़ो, बी वाले को, सोचो, कर लिया? इसका आंसर दिखाते हैं। इसका आंसर दोस्तों सी है। क्यों? देखो, कर लिया होगा ना। रीजन ये है क्योंकि यहां पे बोल रखा है गैर सांविधिक, क्योंकि हमें यह पता चला था जब हमने लेक्चर दिया था, हमें यह पता चला था जो योजना आयोग एक प्लस नीति आयोग सेम ही है ऑलमोस्ट। हमने इस चीज को डिस्कस भी किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। तो जब ये सही नहीं है तो हमें यह पता चल गया तो ये भी सही नहीं है। 2 कट गए। तीसरा, नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2014। अब यहां पर देखो, अगर आपको फैक्ट याद है, ध्यान से समझना, अगर आपको फैक्ट याद है, अगर फैक्ट याद है तो आप एलिमिनेट कर दोगे इसको। अगर फैक्ट याद नहीं है तो या तो आप इसमें फंसोगे, यानी कि आप ए में फंसोगे या फिर सी में फंसोगे। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ये भी ठीक लग रही है और यहां पर नीति आयोग सहकारी संघवाद सिद्धांत पर आधारित है, तो यहां आप पजल हो सकते हो। लेकिन जिसने नीति आयोग को सच में अच्छे से पढ़ लिया तो वो इसी पे टिक लगा देगा। वो बोलेगा यार और सारी गलत होंगी, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, 2014 2015 भी 16 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें यह पता चल गया कि नीति आयोग जो सहकारी संघवाद पर ही है। तो इसका मतलब ये पता चला कि ये आंसर हमारा जो है ठीक है। समझ आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, एक और देखो, नीति आयोग के गठन में कौन शामिल है? भारत का प्रधानमंत्री, बी शासी और क्षेत्रीय परिषद, विशिष्ट आमंत्रित पूर्णकालीन संगठित ढांचा, या फिर सभी। देखो,
बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दोस्तों, ये यूपीएससी क्वेश्चन नहीं है। अभी हम बेसिक की तैयारी करा रहे हैं तो यूपीएससी क्वेश्चन नहीं, आपने टेस्ट सीरीज लगानी है, अभी आपके कंसेप्ट पे ही क्लियर है। तो ये मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ये कैसे हल्के क्वेश्चन है, बच्चे वाले क्वेश्चन है। देखो नीति आयोग के गठन में कौन शामिल है? भारत का प्रधानमंत्री है। तो जब ये होगा, ध्यान से समझना, जब ये होगा जब आपको उसके बारे में नहीं पता, क्योंकि ऑप्शन में सभी दे रखे हैं। तो इवन अगर आपको इसके बारे में नहीं भी पता तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ये पता तो सभी पे टिक लगा दो, बस बात खत्म। क्यों टेंशन ले रहे हो? इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो कुछ चीजें आपको ट्रिक के थ्रू आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में निम्नलिखित कथनों में असत्य पर विचार करें। असत्य कथन पे आप विचार करें। ए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन योजना आयोग व नीति आयोग की भांति एक मंत्रिपरिषद संकल्प के द्वारा किया गया। दूसरा, नीति आयोग के सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग का गठन एक मंत्रिमंडलीय संकल्प के द्वारा एक साथ हुआ और नीति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष होता है। ये वो चीज है जो अगर आपने चीजों को, मेरे लेक्चर्स को बहुत ज्यादा बारीकी से समझा हो या जाना हो तो उसमें बेसिकली आप जो है कर सकते हैं। तो उसमें अगर आपने ये चीजें कर ली अच्छे से तो बढ़िया हो जाएगा। ना तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो जरा सा क्वेश्चन है लेकिन पजल हो जाओगे। अगर आपने मेरे वीडियोस को बहुत अच्छे से किया हो तो आप कर जाओगे, अगर मेरे अच्छे से वीडियो को नहीं किया हो तो आप वहां फंस जाओगे। तो उस कंडीशन में ये पता चला कि आप यहाँ पे पजल हो सकते हो। आई होप आपने आप मार्क कर लिया होगा। अपने आंसर्स को चेक कीजिए। आंसर क्या आ रहा है भाई इसका? सी। देखो हमें यह पता चला कि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना का गठन एक मंत्रिपरिषद संकल्प के द्वारा हुआ था। यह स्टेटमेंट गलत है हमारी। यानी हमें यह पता चला कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन योजना आयोग और नीति आयोग की भांति एक मंत्रिपरिषद संकल्प के द्वारा हुआ। हमें यह बात पता चली। दूसरा हमें यह पता चली नीति आयोग के सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भी कार्य करता है। आज भी इस चीज को याद रखना। तीसरी बात, नीति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष होता है। ठीक है। चौथा, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। अब सहकारी संघवाद आ गया, समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूं। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं और नीति आयोग में 8 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं। देखो अब चीजों को समझना, हमें यह पता चल गया दोस्तों कि पहला ठीक है। ठीक है, हमें यह पता चल गया पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है। तो अब देखो पहला जहां ठीक है तो पहले दूसरा काट दो। एलिमिनेशन आउट सिखा रहा हूं। क्यों? पहला ठीक है, ये भी कट गया। क्यों? इसमें दूसरा नहीं है। मतलब पहला ठीक है लेकिन हमें पता चल रहा है दूसरा भी ठीक है लेकिन इसमें दूसरा भी नहीं है। तो हमें यह पता चल गया कि ये एलिमिनेशन हो गया, यानी कि या तो ये होगा या ये होगा। यही हुआ ना, 50-50 में तो यही पहुंचे। लेकिन एनालिसिस करो, हमें यह पता चल गया नीति आयोग का सहकारी संघवाद और पदेन सदस्य अध्यक्ष के होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो हमें ऑटोमेटिक क्या पता चल गया? हमारा डी आंसर सही है। कि हमें चाहे भले इसके बारे में ना हो लेकिन ऑप्शन ऐसे सेट करके दे रखे हैं जिसमें हमारा 8 वाला निकल ही नहीं पा रहा है। तो चाहे भले आपको फैक्ट याद हो ना हो लेकिन आप एक निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं। हाँ, अगर इसमें 1 2 3 होता तो कहानी फंसती। अगर 1 2 3 होता तो हम कह सकते हैं कि कहानी बेसिकली फंसती। तो इस वजह से आपको इस तरह से एलिमिनेशन आपको सीखना है। देख लेते फिर भी आंसर डी। देखो, नीति आयोग की संरचना में एक पूर्णकालीन अध्यक्ष, 5 पूर्णकालीन सदस्य, 2 अंशकालीन सदस्य, जिसमें से आपको अग्रणी विश्वविद्यालयों अनुसंधान संगठनों से जुड़े लोग शामिल होते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 पदेन सदस्य भी होते हैं। आयोग का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव के पद के साथ, जो इसके प्रशासन सचिवालय का कार्य देखता है। तो ये आपका टेक अवे पॉइंट है जो आप अपने नीति आयोग में कहीं भी इसको एज ए नोट्स के फॉर्म में बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है? पहला, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। हाँ भाई हैं, डायरेक्ट उपरोक्त सभी पर टिक लगा दो। अगर आपको पहला फैक्ट याद है
और ऑप्शन में ऑल द अबव आ जाए तो आपको ये पता चल जाएगा ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है। क्यों? इसके बाद ऑप्शन ही नहीं है। तो हमें यह पता चला कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, अंडमान निकोबार द्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी जो है यहाँ पे इसमें शामिल होते हैं। तो हमें टेक अवे ये पॉइंट पता चला कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी जो हमें बेसिकली अगर बात करें तो हमें जो है शामिल होते हैं। तो ये चीज हमें है जो है पता चली है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यानी कि दिल्ली, हाँ यही है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है? अब आपको ध्यान से समझना, इसमें से यह पूछा है कि कौन सा कार्य नहीं है। चार ऑप्शन दे दिया आपको। चारों ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो हमें यह पता चलता है पहला कि राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और रणनीतियों की एक रणनीति विकसित करना, बहुत क्लोज कॉल है, ध्यान रखना दोस्तों। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यह तो नहीं होगा क्योंकि यह तो होता है, हमें यह पता चल गया। विकास की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना, ज्ञान, नवचार और उद्यमशीलता विकसित करने वाली प्रणाली विकसित करना, तो यह तो होगा, यानी कि यह भी नहीं है। राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और रणनीतियों की एक रणनीति विकसित करना पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये नहीं होगा। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना ये नीति आयोग का काम नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक ये चीजें जो है खत्म हो चुकी है। आंसर देखें, सी। पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, इसलिए अब नीति आयोग की पंचवर्षीय योजनाओं में कोई भूमिका जो है अगर बात करें तो नहीं रहती है। समझ आ गया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मेल नहीं खाता? नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मेल नहीं खाता? नीति आयोग प्रधान कार्यालय दिल्ली, प्रधानमंत्री अध्यक्ष, पेरेंट एजेंसी भारत सरकार, नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। बताओ क्या मेल नहीं खाता? आई होप आप समझ गए होंगे, इजी है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें, लेकिन एमसीक्यू करा रहा हूं तो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी इसमें। तो हमें यह पता चला दोस्तों कि नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया है राष्ट्रीय विकास परिषद से। क्या है ये? फालतू का क्वेश्चन है। यानी कि हमें यह पता चला कि जो योजना आयोग से अगर हम बात करें तो हमें प्रतिस्थापित किया गया है, राइट। तो उस कंडीशन में यह पता चला कि कहीं ना कहीं जो हमारी डी स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। क्या भले ही आपको ना पता हो, लेकिन हमेशा ऐसी स्टेटमेंट में हमेशा गलत को पकड़ो, गलत के पीछे हमेशा भागो। तो जब गलत के पीछे भागोगे तो ऑटोमेटिक चीजें समझ आ, चाहे भले ही हमें इसके बारे में पता ना हो, चाहे भले ही हमें इसके बारे में पता ना हो, लेकिन अगर हमें यह पता है कि नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, तो ये चीज जो हमारी गलत है। तो हमें यह पता चल गया कि ये चीजें सच में गलत है। आगे बढ़े, चलो। डी, नीति आयोग ने भारत के योजना आयोग का स्थान लिया है, ना कि राष्ट्रीय विकास परिषद का। यह कथन भी सही है कि नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है और प्रधानमंत्री जो होता है इसका चेयरमैन जो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट में अब आ गया है मेंस। तो मेंस के लिए फटाफट थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये आपने फिगर देख रहे होंगे कि ये गेम बहुत लंबा जाएगा, कुछ इस तरह से मैंने अगर हम बात करें तो चीज़ें डाली हैं। देखो दोस्तों, अभी तक पीटी के जैसे बेसिक क्वेश्चंस कराए आपको कि आखिर एमसीक्यू कैसे आते हैं, किस तरह से आते हैं। अब मेंस ओरिएंटेड चलते हैं। देखो मेंस ओरिएंटेड में ये होता है कि कम से कम मान के चलना कि एक 15 मार्क्स का मेंस का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। 15 to 10 मार्क्स का जो भी है एक क्वेश्चन मेंस ओरिएंटेड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में सरकार ने 6 दशकों से चली आ रही पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास एजेंडे के द्वारा प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है। नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय विकास परिषद एजेंडा योजना आयोग की पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार बेहतर निष्पादन करने में सक्षम है? आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। पहले ना थोड़ा सा थ्योरी को समझते हैं। देखो दोस्तों, पहले मैं आपको बेसिक पॉइंट समझा दूं मेंस में। एक मिनट।
देखो जब भी आप मेंस के क्वेश्चंस लिखें, 3 पार्ट में होता है मेंस किसी भी एक ऑप्शन में। मान लो लेट्स सपोज यहाँ पे मोटा मोटा मैं 200 वर्ड का लेके चल रहा हूँ, पहले 200 वर्ड, फिर 150, फिर मैं 150 कराऊंगा और फिर मैं आपको 250 कराऊंगा। बेसिकली ये जीएस के मेंस 3 पैटर्न में हमें जो देखने को मिलते हैं। हालांकि 150 250 में ज़्यादा देखने को मिलता है, 200 में कम। पहले समझते हैं। देखो मेंस में पहला पार्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन, इंट्रो। दूसरे में क्या होता है, बॉडी। और एक में होता है कंक्लूजन। यानी कि इंट्रो में आप बोल सकते हो हिंदी में प्रस्तावना, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो मुख्य मुद्दा, मुख्य मुद्दा क्या है। और इसको आप बोल सकते हो आगे का रास्ता या निष्कर्ष, आगे का रास्ता, वे फॉरवर्ड या फिर निष्कर्ष, ठीक है, ये आप बोल सकते हो। जब भी आप मेंस क्वेश्चंस लिखें, अगर 200 वर्ड का पूछा जा रहा है, इस चीज को समझना, तो आपका इंट्रोडक्शन हद मार के अगर हम बात करें तो 20 to 30 वर्ड्स में होना चाहिए। कितना बेटा, 20 to 30 वर्ड्स, इससे ज्यादा नहीं। यानी कुल मिला के आपकी एक ये लाइन, आपकी ये लाइन और हद मार के ये लाइन, 3 लाइन में आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखो हिंदी मीडियम के साथ दिक्कत यह है कि आप लोग बीए लेवल का सोचते हो या एमए लेवल का सोचते हो। बेटा बीए एमए लेवल में 5 क्वेश्चन आते हैं जो आपको 3 घंटे में लिखने होते हैं। यहां आपको 20 क्वेश्चन आते हैं जो 3 घंटे में लिखने होते हैं। तो जब चीजें फर्क में आ गई हैं तो फिर आपको अपने टेक्निक स्किल यानी कि राइटिंग टेक्निक स्किल में भी आपको अपने चेंजेस लाने पड़ेंगे। समझ आ गया? हमें यह पता चला कि अगर इंट्रोडक्शन अगर आप लंबा कर दोगे, ध्यान से समझना, अगर आप इंट्रोडक्शन को लंबा कर दोगे, 50 से 60 70 वर्ड लिख के आ जाओगे, बेटा 200 वर्ड में लिखना होता है, लिमिटेड कॉपी आपको स्पेस दिया जाता है, तो आपको फिर आप कंक्लूजन और आप वे फॉरवर्ड या फिर मुद्दे कैसे लिखोगे? जब मुद्दे नहीं लिख पाओगे तो मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, और जब मार्क्स नहीं मिल पाएंगे तो आपको सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यही रीजन है कि हिंदी मीडियम वाले आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। इसलिए स्पेशल ये सेशन आपको आंसर राइटिंग के लिए डिवोटेड कर रहा हूं, मेंस एग्जाम के लिए, ताकि आप लोग जो है मेंस ओरिएंटेड जो चीजों को समझ सकें। पहले तो हमें ये पता चला जब भी 200 वर्ड का आ जाए तो आपका इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट, किसी भी चीज को टू द पॉइंट लिखना स्टार्ट करो। अगर मान लो नीति आयोग पे अगर आपको मान लो लिखना है तो टू द पॉइंट क्या हो सकता है? यही हो सकता है कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया, हालांकि योजना आयोग को खत्म करके। बस ये हो गया योजना आयोग का प्रस्तावना कि हमने योजना आयोग में अगर हम बात करें तो हमने चीजों को जो है बिल्कुल बिल्कुल समग्र रूप से बता दिया। हमने उसको फैक्ट से भी डिनोट करा दिया और चीजों को ये भी बता दिया कि हमें इसके बारे में जो है पता है। तो जब चीजें आपको इसके बारे में पता है तो आपको चीजें भी समझ आ जाएंगी। यानी कि एग्जामिनर को ये लगेगा कि ये छोरा या फिर ये छोरी पढ़ के आई है, तो उस कंडीशन में चीजें जो आपकी ठीक हो जाएंगी। जब आपका इंट्रोडक्शन अगर आपका कैची हुआ, अगर आपका इंट्रोडक्शन कैची का मतलब ये होता है दोस्तों इंटरेस्टिंग। आपने फैक्ट पे बात करी, आपको पता है इसके क्वेश्चन के बारे में, आपने ये दिखा दिया कि बेटा इंट्रोडक्शन पढ़ के तुझे ऐसा लग जाएगा कि बेटा मुझे पता है इसके बारे में, मैं लिखूंगा और मैं तेरी बैंड बजाऊंगा मास्टर साहब, तुझे मार्क्स दे के जाएगा। तो जब इंट्रोडक्शन आप ऐसे लिखो, अब हालांकि आप ऐसे लिखो, भारत एक विकासशील देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, 1950 के बाद पंचवर्षीय योजना का उद्घाटन हुआ, योजना आयोग का गठन हुआ, फिर उसके बाद लास्ट में नीति आयोग का गठन हुआ, तो तुम 50 से 60 वर्ड जब इसमें पेल मारोगे तो कहां से मार्क्स मिलेंगे? आप किसी भी टॉपर की कॉपी उठा के देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि हमेशा आंसर्स टू द पॉइंट लिखे जाते हैं। अगर 200 वर्ड बोल दिया तो उसने बोलते अधिकतम सीमा 200 वर्ड नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी ट्रिक को लेकर चले तो हद मार के ज्यादा से ज्यादा आप 190 वर्ड में आंसर को खत्म करो। अगर आप 190 वर्ड को खत्म कर दोगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनर तुम्हारे वर्ड गिनेगा पेन लगा के 1 2 3 4 5 6, नहीं, उसका अंदर टाइम है नहीं, वो एक मोटा मोटा ओवरव्यू पढ़ लेगा। लेकिन 190 वर्ड में इतना ज्यादा कंटेंट लिखो कि बिना मार्क्स हिले वो तुम्हें, मतलब क्या बोलते हैं ना कि मार्क्स दे के ही जाए किसी भी तरह। तो जब आप पहले लाइन में इंट्रोडक्शन आपने इतना डाल दिया कैची का, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। उसे पता चल गया भाई बंदा पढ़ के आया, तो उसके नीचे मार्क्स मिलेंगे। तो इंट्रोडक्शन हो गया। बॉडी पार्ट में और कंक्लूजन पे आते हैं पहले, जिसमें आगे का रास्ता नहीं, पहले निष्कर्ष पे बात करता हूं।
निष्कर्ष हद मार के आपका 20 से 30 वर्ड में, 20 वर्ड से 25 वर्ड में हो जाना चाहिए। कितना? 20 से 25 वर्ड। अब ध्यान से समझना इस चीज को। देखो, हमें यह पता चल गया कि प्रस्तावना में हमारा जो आंसर है वो हमें पता चल गया 20 to 30 वर्ड्स ये हो गया। हमें यह पता चल गया कि कंक्लूजन में हमें 20 to 25 वर्ड्स आपको लिखना है, यानी कि 2 लाइन ही लिखनी है बस, एक पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ, नेगेटिव नहीं। जब क्वेश्चन कितना भी आ जाए कि भारत की आलोचना हो रही हो, समझना मेरी बात को, चाहे कितना भी गंदा आंसर आ जाए, कितना भी गंदा क्वेश्चन पूछ ले कि यार ये तो यार बिल्कुल मतलब क्रिटिसाइज कर रहा है गवर्नमेंट की, नहीं, आपने कंक्लूजन पॉजिटिव रखना है। क्यों रखना है पॉजिटिव? क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, उनको भी पता है किसका एग्जाम चेक कर रहे हैं, उनको पता है किसका पेपर चेक कर रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं, क्योंकि भारत में समस्या है ही है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, भारत में समस्या ही समस्या है, समस्या की जननी भी कह सकते हो। लेकिन एक सिविल सर्वेंट हमेशा किसी भी समस्या के लेके पॉजिटिव सोचता है कि ठीक है समस्या है, इसको निकलते कैसे हैं, इसे कैसे निकला जाए, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पॉजिटिव कंक्लूजन निकालोगे तो यहां आपकी सोच के बारे में उसको पता चलेगा। सोच यानी कि आपकी मैच्योरिटी लेवल के बारे में पता चलेगा, आप ग्रेटिट्यूड के बारे में पता चलेगा, आभारी के बारे में पता चलेगा, आप कितने एक आभारी टाइप में लोग मतलब हैं। यानी कि जो मेन होता है दोस्तों वो होता है सोच को लेके। तो जब तक विकसित नहीं होगी, जब तक सोच विकसित नहीं होगी, क्यों? उसने आपको शकल तो देखा नहीं है, वो आपका रोल नंबर भी नहीं जानता, उसके बाद एक शीट पड़ी बस उसका वो चेक कर रहे हैं। तो यहां से बेसिकली सोच का पता चलता है। जब आप हालांकि ये लिख सकते हो यार ठीक है समस्याएं हैं, लेकिन हालांकि निदान चल रहा है, हाँ सुझाव मैं दे सकता हूं कि कुछ और बेहतर ढंग से किया जा सकता है ताकि भारत को एक सर्वश्रेष्ठ भारत जो है बनाया जा सके। तो इससे ये पता चला कि मैंने एक आंसर को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट किया। तो मुझे ये पता इस एग्जाम में पता चला ठीक है बंदा नेगेटिव पूछा लेकिन बंदे ने पॉजिटिव आउटकम धर के निकाल दिया है। समझ आ गया? जो रेस्ट कंटेंट लिखोगे, यानी कि हमें ये पता चल गया कि यार मान के चलो मोटा मोटा 25 वर्ड इंट्रोडक्शन और 20 वर्ड्स कंक्लूजन, 45 वर्ड तो आपके ये हो गए, 190 वर्ड में आपने खत्म करना है। यानी कि कुल मिला के पता चला कि जो बॉडी का कंटेंट है वो आपने 135 वर्ड में ही लिखना है, लेकिन टू द पॉइंट लिखना है। टू द पॉइंट में आप स्ट्रक्चर बना के लिख सकते हो, जैसे कि मान लो क्वेश्चन आ जाए, मतलब आप किसी चीज की मान लो कुछ कारण बता रहे हो, तो ये नहीं कि निम्नलिखित कारण इस प्रकार है, निम्नलिखित कारण इस प्रकार है, इस प्रकार। भाई इसको पता है, ये आप जीएस का आंसर लिख रहे हो, कंपटीशन का, सीधा हटाओ ये तामझाम, लिखो कारण, डालो 2 स्केच, लिखना स्टार्ट कर दो टू द पॉइंट। तो ये जो आपके 5-6 वर्ड है ये कम हो जाएंगे ऑटोमेटिक। जब टू द पॉइंट बात करोगे तो आप 135 वर्ड के अंदर आप चीजों को लिख सकते हो। समझ आ गया? पहले मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, कैसे एक आंसर को स्ट्रक्चरली जो है समझाया जाता है। फिर आते हैं 250 वर्ड पे। एक मिनट फ्रेंड्स, देखो 250 वर्ड में क्या करना है आपने, और 200 वर्ड में क्या, और 150 वर्ड में क्या करना है। इंट्रो यहां पे कर दो 30 वर्ड में, 30 to 40 वर्ड्स में। कंक्लूजन कर दो आप हद मार के 25 to 35 वर्ड में, ठीक है, 25 to 35 वर्ड्स में। 250 वर्ड का पूछा जाए, इंट्रोडक्शन कर दो 15 to 20 वर्ड्स में, कंक्लूजन कर दो 15 to 20 वर्ड्स में, बस, यानी कि 1.5 लाइन कुल मिला के, कहानी खत्म। तो आज के क्वेश्चन में हमने ये समझा कि एक आंसर को किस तरह लिखा जाता है, ठीक है, और जो क्वेश्चन में पूछा जाए वो ही लिखना होता है। आप अपना ज्ञान को पेल मत देना, सॉरी टू से मैं डायरेक्ट बात करूं, पेलना नहीं है यहाँ पे। अपने ज्ञान जितना पूछा जाए वही लिखना है, यानी कि क्वेश्चन सर्वोपरि रखना है, अपने ज्ञान को सर्वोपरि नहीं रखना। जो क्वेश्चन ने पूछा वही लिखना है,
उसके बाहर लिखोगे तो दंड मिलेगा आपको, पीछे से घुमा के रैप्टा पड़ेगा कान के नीचे। इस चीज को याद रखना, ठीक है। जो क्वेश्चन ने पूछा वही लिखना है, इसके अलावा फालतू नहीं लिखना, चाहे तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता हो, क्योंकि क्वेश्चन आपको लिमिट करना चाहता है। जो पूछा है वही लिखना है, उसके बाहर आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना। अगर उससे बाहर लिखोगे तो चीजें खराब हो जाएंगी, समझो मेरी बात को। तो इस कंडीशन में ये पता चला, अभी आज के सेशन में हमने एमसीक्यू देखे, अभी हमने मेंस के स्ट्रक्चर को समझा कि एक आंसर क्यों लिखा जाता है, पैटर्न क्या है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आंसर से क्यों लिखते हैं, टिक मार्क क्यों नहीं कराते, आखिर क्यों कॉपी चेक कराते हैं। दोस्तों टिक मार्क करने से चीजें रैशनलाइज हो जाएंगी। रैशनलाइज का मतलब ये है उसमें आदमी की सोच के बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम एक आंसर लिखवाते हैं तो हमें उसकी सोच के बारे में पता चलता है, उसकी नॉलेज के बारे में पता चलता है कि इस बंदे को कितनी नॉलेज भी है, और दूसरा उसकी सोच क्या है, क्या ये सच में मैच्योर है, क्या ये सिविल सर्वेंट बनने के लायक है। इसलिए मेंस के आंसर्स को लिखा जाता है, ताकि वो लिखवाते हैं, और ताकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये देखना चाहते हैं 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखवा के, उनको भी पता है कि 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखना बहुत सच में चैलेंज है। वो ये देखना चाहते हैं क्या आप प्रेशर में काम कर सकते हो, क्योंकि जिस तरह से जब आप भारत सरकार में सचिव पद पर जाओगे तो आप पे कितना ज्यादा प्रेशर होगा, हो सकता है आपको 18-19 घंटे भी काम करना पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेशर डाल के वो ये देखना चाहते हैं कि आप सच में प्रेशर में परफॉर्म कर पाते हो। यही रीजन होता है कि मेंस की कट ऑफ ज्यादा बंदे क्लियर नहीं कर पाते, क्यों, प्रेशर को टैकल नहीं कर पाते। तो प्रेशर को टैकल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक आप प्रेशर को टैकल नहीं करोगे, यही रीजन है मेंस आंसर राइटिंग का कि वो आपसे प्रेशर ही देखना चाहता है। नॉलेज ये सब चीजें अलग चीज है, क्या आप प्रेशर में काम रह के खिल पाते हो, प्रेशर में काम कर पाते हो नहीं कर पाते, मेन मकसद यही है आंसर राइटिंग का। ये मैं कैसे बोल रहा हूं, मेरे खुद के विचार है, चीजों को समझा है, मैं सिर्फ ये हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन जहां तक मैंने चीजों को समझा वो प्रेशर में रख के काम करने का आपको आदि कराना चाहता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।